चलिए लास्ट क्लास हम लोग काफी कुछ देखे थे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्या देखे थे? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखे थे। फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, frictional force is opposite to applied force. और क्या देखे थे? In general, frictional force is opposite to relative sliding and tendency of sliding। ये हम लोग देख चुके हैं। बस मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज कोई एक वॉल है और यहां पर कोई आदमी खड़ा होके क्या कर रहा है? वो वॉल को पुश कर रहा है। मैन पुशिंग द वॉल। ठीक है ना? क्वेश्चन हुआ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हिज फीट। पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वो क्या कर रहा है? वॉल को पुश कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? कोई बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट में बैठा है। क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे फेंक दिया गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपको मिक्स करना है कॉलम ए के साथ कॉलम बी। कॉलम बी में क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसा कैसा दिया है? ऐसा और ऐसा। क्या दिया है? ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इधर तीन, इधर दो। आपको मैच करना है कौन सा केस में कौन किसके साथ मैच करेगा। आई एम गोइंग वेरी स्लो। आई वॉज नॉट हैप्पी विद द वे आई टॉट लास्ट क्लास because I could not satisfy many of you और इंटरनेट भी इंटरप्ट हो गया। चलिए आज की क्लास में सारा चीजों को पूरा करते हैं और एट द एंड ऑफ द क्लास प्लीज गिव मी सम टाइम 2-3 मिनट्स इफ आई कैन टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है? तो अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास रह जाएगा तो थोड़ा कोर्स थोड़ा जोर से भागेगा। तो बात कर रहे थे हमारा पहला केस। क्या आप में से कोई धीरे से बोलेगा कि क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? देखो ये आदमी पुश कर रहा है, ये रेस्ट में है। अब ये आदमी के बारे में सोचो, आदमी के बारे में सोचो। अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ये हुआ वो आदमी, यही है वो आदमी जो पुश कर रहा था। फ्री बॉडी डायग्राम में इसके ऊपर फोर्सेस तो आएंगे कैसे? नॉर्मल रिएक्शन तो आएंगे। और ये पुश कर रहा था तो वॉल इसको पुश कर रहा होगा वापस, और इसका वेट वगैरह आ रहा होगा। आदमी का अपना वेट भी है। अब व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्या है वो फोर्स? ऑब्वियसली F। इफ F इज द अप्लाइड फोर्स, देन इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉल। अगर वो वॉल में कोई एक हुक लगा है, वो हुक को खींच रहा था, तो वॉल भी उसको खींचेगा, फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा हो जाएगा।
समझ में आ गया सबको? नाउ इन द थर्ड केस, ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, ये स्लाइड कर रहा है। व्हेन ए बॉडी इज स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग मोशन। तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? ये स्लाइड कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ होगा। सो ए विल मैच विथ ई। इन केस ऑफ बी द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, तो क्या करेंगे? देखेंगे व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। What is the applied force? The force parallel to the surface of contact. What are the forces? The forces are ये और बस, और फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो कंपोनेंट है, अगर इसका मास m है, ये थीटा है, ये mg sin थीटा होता है। So this mg sin थीटा वाला कंपोनेंट will behave as applied force। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? ऐसा होगा। So ये हो गया E, मतलब B के केस में आंसर हो गया E। C के केस में आंसर क्या होगा? C के केस में ये ऊपर जा रहा है, स्लाइड कर रहा है ऑलरेडी, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, आंसर होगा D। While talking about magnitude of frictional force, हम लोग प्रीवियस क्लास डिस्कशन किए थे। लेट मी समराइज। पहला हुआ कि फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फॉर ए स्लाइडिंग बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इन जनरल, किसी भी केस में फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ एफ ए एंड एफ एल। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे लिखेंगे, ठीक है? तो इसको पहले समझ के कुछ निमेकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको मालूम है पहले से अप्लाइड फोर्स क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कंटैक्ट। एफएल क्या था? म्यू इंटू आर। क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट। आर क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। ये सारा जानकारी आपके पास अभी है, ठीक? छोटे छोटे क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। Here is a mass m, this angle is theta, the coefficient of friction on the surface is mu. Find magnitude of frictional force on the block if bit number 1 it is sliding down, bit number 2 it is at rest, bit number 3 m is 10 kg, theta is 30 degree, mu is 0.1,
bit number 4, m is 10 kg, theta is 30 degree, mu is 0.8। 4 केस दिया गया है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स जानना है। सारा केस में, इंटरेस्टिंगली सारा केस में फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होंगे। ये क्वेश्चन मेरे लिए था, मैं सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैं पहले उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहूंगा। ये जो बॉडी है ये ऐसा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम। इसका जो मास है, जो वेट है mg, दैट mg हैज गॉट 2 कंपोनेंट्स। सबको मालूम है, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे आ रहा होगा। और क्या क्या है कि इसके ऊपर अभी कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। पहला केस में स्लाइड कर रहा है, दूसरा केस में रेस्ट में है लेकिन स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तीसरे चौथे केस में मालूम नहीं है रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ऐसा है। चलो पहले एक एक करके वैल्यूज लिख देते हैं। ये वैल्यू है mg cos थीटा, ये वैल्यू है mg sin थीटा, ये सबको मालूम है। Now, if I choose as my conventional x-axis and y-axis, choose x-axis and y-axis like this। आप सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, फोटो में भेज दूंगा। अब यहां पे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। ये बॉडी तो ऐसे मूव नहीं कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 ही है। क्या मिला? R इज इक्वल टू mg cos थीटा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो होता है म्यू आर। तो ये कितना हो गया? म्यू mg cos थीटा, क्योंकि कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है, स्टार्टर्स दिया है। और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज mg sin थीटा। ये सारा जानकारी हमारे पास है। Now I go for bit number 1. Body slides. Body slides. Then frictional force is body sliding. Frictional force is limiting frictional force. कितना है? mu mg cos थीटा। ये बार बार आएगा, याद रखना। आगे की न्यूमेरिकल में जब कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा होगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा फ्रिक्शनल फोर्स इज mu mg cos थीटा। मत पूछना कि कैसे हुआ। बीट नंबर 2, बॉडी एट रेस्ट। द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, बॉडी एट रेस्ट। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अरे जब रेस्ट में होता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू Fa। व्हाट इज Fa हियर? mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स इज mg sin थीटा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं कि Fa होता है Fa इज इक्वल टू mg sin थीटा। देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बदल रहा है। तीसरा केस, अब बॉडी स्लाइड कर रहा है कि रेस्ट में? कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। चलो Fl निकालते हैं, Fa निकालते हैं। mg sin थीटा मतलब m कितना है? 10 g sin 30। कितना हो गया? g को हम लोग 10 लेते हैं तो हो गया 50 न्यूटन। और Fl क्या हो गया? इट इज म्यू mg cos थीटा। अभी निकाले थे Fl, म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा निकाले, वैल्यू डालो। म्यू दिया है 0.1, m हो गया 10, g हो गया 10, cos 30 is √3/2 is coming out to be 5√3 Newton. Oh, so what we notice here? Fa is greater than Fl,
implies frictional force is the smaller value FL, and what is that? 5√3 न्यूटन। और क्या कहेंगे, अगर FA लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, बॉडी रेस्ट में किस स्लाइड कर रहा है, कहेंगे बॉडी स्लाइड। समझ में आया? इफ यू गो फॉर द फोर्थ बी, म्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.8। म्यू के जगह अगर 0.1 के जगह 0.8 लिखेंगे, इसका वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 टाइम्स हो जाएगा मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 40√3। 40√3 मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी रफली 68 न्यूटन, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.7 है। ये 68 हो गया मतलब ये छोटा पड़ गया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 50 न्यूटन। बॉडी स्लाइड करेगा कि रेस्ट में रहेगा, अरे अप्लाइड फोर्स इससे छोटा पड़ गया है, अब बॉडी रेस्ट में रहेगा। ठीक है, सो दिस वे यू मस्ट बी एबल टू एनालाइज। केस दिया हुआ है, पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इफ बिट नंबर 1, ये हो गया बिट ए। बिट नंबर 1, F is equal to 60 न्यूटन। बिट नंबर 2, F is equal to 30 न्यूटन। In any of above cases, if the block slides, then find acceleration of block। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। सॉल्यूशन करता हूं, लेट मी डू दी सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि कोई एक ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, उसको कोई फोर्स ऐसे दबा के रखा है, इसको कोई एक फोर्स ऐसे दबा के रखा है अगेंस्ट ए वॉल, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.4। अच्छा, तो चलो पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ये हो गया ब्लॉक, ये हो गया उसके ऊपर का फोर्स, ये हो गया उसका वेट, ये हो गया उसके नॉर्मल रिएक्शन, और ये ब्लॉक का टेंडेंसी है नीचे फिसलने के लिए, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा करके हो गया केस। Now the question is bit number 1, F is 60 न्यूटन। तो ये जनरल केस में से ही पता चल रहा है कि अगर हम अपना कन्वेंशनल x और y एक्सिस ऐसे ले लेंगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, ऐसा तो मूव नहीं कर सकता। हो सकता है ऐसे मूव कर जाएगा, लेकिन ऐसा तो मूव नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 गिव्स r इज इक्वल टू f। अच्छा, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स मालूम नहीं है, मैक्सिमम कितना है, म्यू इनटू आर, दैट इज म्यू इनटू एफ। अच्छा, ये नाउ बिट नंबर 1। अच्छा, और अप्लाइड फोर्स क्या है, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इस सरफेस को पैरेलल होके क्या फोर्स है, 2g, सो इट इज 20 न्यूटन। चलो ये जानकारी हो गया। नाउ वी गो फॉर बिट नंबर 1। F is 60 न्यूटन। ठीक है भाई, R कितना, 60 न्यूटन, क्योंकि RF है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तो है कितना, यहाँ पे लिख देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू R। म्यू कितना, 0.4, सो 0.4 into 60
is 24 Newton. What we observe? Applied force is less than limiting frictional force. तो frictional force is equal to applied force, क्योंकि दोनों में से जो छोटा होता है वही होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन। अच्छा, और क्या पता चल रहा है इसमें से? पता ये भी चल रहा है कि अप्लाइड फोर्स कम होने के कारण द बॉडी डोंट स्लाइड और बॉडी डू नॉट स्लाइड। बिट नंबर 2, F is 30 Newton. F is 30 Newton. R is also 30 Newton. Limiting frictional force 0.4 into 30, and that is 12 Newton. ये हो गया 12 न्यूटन। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं? जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। Applied force is more than limiting frictional force. Applied force is more than limiting frictional force. हाँ, अगर ये बात है तो क्या कहेंगे? बॉडी स्लाइड्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स इज द स्मॉलर वैल्यू, एंड दैट इज कितना था? 12 न्यूटन। समझ में आया? अगर कोई केस में बॉडी स्लाइड कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन बताओ। पहला केस में तो स्लाइड नहीं कर रहा था, दूसरे केस में स्लाइड कर रहा है, एक्सीलरेशन बताना है। तो कैसे निकालेंगे? ऑप्शन बी में, इन सेकेंड केस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय मास। ओ अच्छा, ये बॉडी का हाल थोड़ा देखे तो ये ऐसा था। सेकंड केस की बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ 20 न्यूटन है, ऊपर की तरफ 12 न्यूटन है। मास कितना था? 2 kg का। बाकी फोर्सेस ऐसे हैं, ये मूव करेगा तो नीचे ही मूव करेगा, वॉल को घुस के वॉल में तो नहीं घुस सकता। तो हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? और नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया? नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ 12 बाय मास 2, so it is 4 meter per second square. The acceleration of the block is 4 meter per second square. Some facts related to friction. पहला हुआ, frictional force is an electromagnetic force. ठीक है, which is because of the molecular interaction between the two surfaces. ठीक है। नंबर 2, but traditionally we consider this as a mechanical force, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, दुनिया में जितना फोर्स है सारे को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सारे फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हम देखें वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। और कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसा होगा? ठीक है, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है, हम प्लॉट करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ अप्लाइड फोर्स। ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स। ये इधर को, ये इधर को। बॉडी रेस्ट में, अगर बॉडी रेस्ट में है तो फिर
कोई अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रखा है, कोई उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। When you apply a force of 2 newtons, frictional force becomes 2 newtons. इसका मतलब दोनों इक्वली ग्रो करने लगते हैं, ये जितना हुआ ये उतना हुआ, ये जितना हुआ ये उतना हुआ, मतलब द ग्राफ गोज लाइक दिस। अब ये ग्राफ में ये जितना है ये उतना है का मतलब हुआ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का ग्राफ है। ठीक है, अब अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चलो, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते चलेगा, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू आर, उसके बाद अब कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ ये फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अभी तक हमारे पास जितना नॉलेज है उसके हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन आगे चल के देखेंगे ये ग्राफ ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा होता है। क्यों होता है हम देखेंगे उसको, तो इसीलिए मैं ग्राफ को यहां तक ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तीसरा हुआ बॉडी स्लाइड्स व्हेन applied force is more than limiting frictional force. Applied force is more than limiting frictional force. In such case, the acceleration क्या होगा, कोई एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये इससे ज्यादा है, तो इट विल बी नेट फोर्स बाय मास, एक्सीलरेशन हो जाएगा ये। चौथा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स is a self-adjusting force क्योंकि ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है। ब्लॉक को इधर ढकेलो ये इधर होगा, इधर ढकेलो इधर होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, फिर से बोलिए। A is acceleration. Acceleration is this. Now, नंबर 5 में हम देखेंगे, अगर हम कहेंगे कि कोई ब्लॉक ऐसा रखा है और सेम ब्लॉक को हम ऐसे खड़ा कर दिए, अब मान लो ये भी स्लाइड कर रहा है, ये भी स्लाइड कर रहा है, देखने से लगता है कि पहला वाला केस में ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होने के कारण ज्यादा फ्रिक्शन होगा, यहां पर कम फ्रिक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg होगा और फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg होगा। अगर इसका भी मास m है तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन द सेम, frictional force remain the same, so it does not depend upon magnitude of area in contact. Frictional force does not depend on magnitude of area of contact. It depends on nature of
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एरिया ऑफ कंटैक्ट। कितना ज्यादा एरिया कंटैक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा सरफेस है, आयरन है कि रबर है कि ग्लास है कि वुड है, उसका सरफेस का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। I would like to exaggerate this point example here. In each of following cases, F is the force pulling the block with constant velocity. ठीक है, फाइंड F। ये कोई एक ब्लॉक है, ये फोर्स F है, ये M है, और यहाँ पर म्यू दिया है 0.5। ये दूसरा केस है, सेम ब्लॉक है, सेम block is kept here, but now you have put another block of mass M here. Find F here. यहाँ पर म्यू दिया है 0.5। तो इसको करने के बाद अगले बिट में जाएंगे, योर आइडिया विल बी बेटर क्लैरिफाइड। ये दोनों मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी में, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना ये कि व्हाट इज F। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दे आर स्लाइडिंग, दे आर ऑलरेडी स्लाइडिंग। अगर स्लाइड कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन द opposite direction। फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कितना, म्यू आर। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है मतलब एक्सीलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन acceleration is zero, implies net force is also zero, implies F कितना होना चाहिए, म्यू आर के बराबर होना चाहिए। F must be equal to म्यू आर। तो पता चला बीट नंबर 1 में F कितना है, म्यू आर, और R कितना है, म्यू तो 0.5 है, R कितना है, इसका वेट mg। और दूसरा केस में F कितना है, म्यू आर मतलब 0.5। इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, दोनों का वेट m प्लस m इंटू जी। तो दोनों ही केस में हम फोर्स निकाल सकते हैं टू मूव द बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल में, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस द अरेंजमेंट्स are moving with constant velocity, find F in each case।
पहला केस दिया है, गिवन each block has same mass। ये कोई एक ब्लॉक है, नाम इसका ए। अब ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में। क्या फोर्स लगाया? मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया। ये ब्लॉक है, अब निकालना क्या है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये ब्लॉक है बी, सेम मास का है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए कितना? से इट इज 15 न्यूटन। तीसरा केस में आपको बताना होगा, ये ब्लॉक है, ए के साथ बी को जुड़ा हुआ है ना। अब ये दोनों को खींच के लेना है, क्या फोर्स चाहिए? दूसरा केस में क्या दिया है, ब्लॉक ए है, ए के ऊपर बी बैठा हुआ है और ये दोनों को खींचे जा रहे हो आप कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो एफ चाहिए। बीट नंबर 3 में क्या है, ऊपर है ए, नीचे है बी, तो आपको बताना ये है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच के लेने के लिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया एक मिनट, ये है, अच्छा इसको इधर कर लेते हैं। बीट 1 हो गया, यहाँ पे आपको निकालना है बीट नंबर 2। आई विल डू हियर। बीट नंबर 2 में क्या दिया है, दिया ये है कि ये है ए के नीचे बैठा है बी और आप ये दोनों को खींच रहे हो कोई फोर्स एफ में, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में, ठीक है। बीट नंबर 3 में बी बैठा है ऊपर, ए बैठा है नीचे और आप इस अरेंजमेंट को खींच रहे हो कोई फोर्स एफ में। ये हर एक केस में आपको एफ का वैल्यू बताना है जब ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है, ये सारा केसेस में द बॉडीज आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ये दोनों डाटा दिया गया है, लुकिंग एट दिस टू डाटा, ये तीनों का आंसर आपको बताना है, तीनों का आंसर आपको बताना है। लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ऐसा, क्या है सॉल्यूशन? देखो तो सॉल्यूशन है ऐसा कि अगर ये सबका मास बराबर है, ये अगर मास m है तो ए और बी दोनों का मास बराबर होने के बावजूद इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, इसको 15 न्यूटन चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का म्यू अलग अलग होगा, म्यूज आर डिफरेंट। तो क्या पता चला, अगर इसका वैल्यू म्यू है, म्यू ए है, तो म्यू ए, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू ए इंटू आर, आर कितना होगा? mg। सो म्यू ए इंटू आर इज इक्वल टू म्यू ए इंटू mg इज इक्वल टू 10। ये दिया है 10 न्यूटन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, एक्सीलरेशन 0 है, अभी थोड़ी देर पहले किए, एक्सीलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है मतलब ये जो हम फोर्स देख रहे हैं, ये जो फोर्स हम देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में दिस मस्ट बी इक्वल टू इनटू अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमें समझ में आ रहा है। हाँ, अगर ये बात है म्यू ए एम जी इज 10 और क्या म्यू बी एम जी म्यू बी इंटू आर कितना हो गया यहाँ पर देखो तो म्यू बी एम जी इज इक्वल टू 15 न्यूटन।
म्यू बी एम जी इक्वल टू 15 न्यूटन। हाँ, अब क्या हुआ, एज पर द डाटा गिवन म्यू बी इंटू एम जी इज 15, म्यू ए एम जी इक्वल टू 10। नाउ गो टू बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहाँ पर तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहाँ पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जितना यहाँ पर होता था। यहाँ पर कितना होता था, म्यू ए आर कितना होता था 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन। यहाँ पर कितना होगा 15 न्यूटन, जो इतना होता था यहाँ पर। तो इसका मतलब बिट नंबर 1 में F का वैल्यू होगा 10 प्लस 15 इज 25 न्यूटन। बिट नंबर 2 में ए बी के ऊपर बैठा है, फोर्स क्या होगा म्यू इंटू आर, दैट इज कौन सा म्यू लेंगे, बी का म्यू लेंगे कि ए का म्यू लेंगे, बी का म्यू लेंगे क्योंकि बी स्लाइड कर रहा है, सो इट इज म्यू बी। आर का वैल्यू क्या लेंगे, 2 मास हो गए तो 2 mg, आर का वैल्यू हो जाएगा 2 mg। और म्यू बी mg का वैल्यू 15 था, म्यू बी 2 mg का वैल्यू कितना होगा 30 न्यूटन। तीसरा केस में म्यू आर मतलब क्या स्लाइड कर रहा है, किसका म्यू, ए स्लाइड कर रहा है, म्यू ए। और क्या है आर यहां पर, इसका एम दोनों मिलके दे रहे हैं 2 mg। तो कितना होगा, म्यू ए mg का वैल्यू 10 था, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। Are you getting? So this way you find the force in the 3 cases are different. चलो देखते हैं, दिया कि दोनों ही केस में एक ब्लॉक रखा है मास m, कोई एक रफ सरफेस पे जहां पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, कितना फोर्स में खींचने से चलना शुरू करेगा, जस्ट मूव द ब्लॉक। कोई एक ब्लॉक रखा है, जनरल क्लू ले लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक रखा है मास m का, कितना फोर्स देने से चलना शुरू करेगा। For just initiating motion, the body must be in limiting equilibrium। मतलब जब हमारा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चलना शुरू करेगा, दैट इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्या होगा, व्हेन F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg और म्यू इंटू आर। ये F कौन सा है, अप्लाइड फोर्स। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, द बॉडी विल बी एबल टू जस्ट इन द वर्ज ऑफ मोशन, द बॉडी विल बी जस्ट इन द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला होगा। अगर फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, चलने लगेगा। तो जब कोई बॉडी जस्ट चलने वाला है, चला नहीं है, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आप जान लो F इज इक्वल टू, रेदर यू राइट FL, और तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी वही होता है। So under limiting equilibrium condition, applied force, limiting frictional force सब बराबर है। The body is at the verge of motion, just move करने वाला है। Now सॉल्यूशन देखेंगे बीट नंबर 1। ये हो गया बीट नंबर 1 वाले का ब्लॉक, जिसका अपना वेट तो है, इसके अलावा उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, और जो इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा था, इस फोर्स को मैं कुछ दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। सॉरी, फोर्स इधर को आ रहा था, बीट नंबर 1 में फोर्स वाज लाइक दिस। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट भी है और एक ऐसा कंपोनेंट भी है।
अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, ये सबको मालूम है। ये हो गया एफ साइन थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा है। अब ये चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है, मतलब चलेगा तो किधर को चलेगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट मस्ट बी लाइक दिस। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज फोर्स ऑफ स्लाइडिंग, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जस्ट चलने वाला है, ये जस्ट चलने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू आर। ठीक है, नाउ limiting equilibrium, जब ये बॉडी इज अबाउट टू मूव, यू नो FA is equal to FL। ठीक है, व्हाट इज आर? थोड़ा पहले निकाल देते हैं इसमें, सिग्मा FY is equal to 0। क्या बता सकते हो आर का वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे ऊपर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, और आर इज mg माइनस एफ साइन थीटा। ये एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, applied force must be equal to limiting frictional force, or you can say the body is about to move, so sigma fx is equal to 0, just move the body, sigma fx is equal to 0, मतलब इधर का force is equal to इधर का force, मतलब f cos theta is equal to mu r, जबकि r हम निकाल चुके हैं, that is equal to mu mg minus mu f sin theta, mu mg minus mu f sin theta, ये हाल है ना, mu f sin theta। फाइन, तो ये mu f sin theta को इधर ले आओ, f cos theta प्लस mu f sin theta इज इक्वल टू mu mg। हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? हम निकालना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ f निकालना चाहते हैं, तो वैल्यू ऑफ f क्या हो जाएगा? f विल बी कमिंग आउट टू बी mu mg डिवाइडेड बाय, ये पूरा चीज को डिवाइड करो, f कौन चला गया? cos थीटा प्लस mu sin थीटा, cos थीटा प्लस mu sin थीटा। So this is the force required to just move the blood. This is the force required to just move the blood. मेरा इतना बताने के बाद अगर मैं दूसरा केस की थ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, दूसरे केस में क्या हुआ? ये ब्लॉक को अभी इधर तो हम पुल कर रहे थे, अब इसको पुश कर रहे हैं, तो सब कुछ तो वही रहेगा, क्या बदल गया? ये इसका वेट रहेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन r रहेगा, अभी भी ये इधर ही फिसलने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा, और ये f का कंपोनेंट है वहां पे ऊपर की तरफ होता था, अब नीचे की तरफ होगा, f sin थीटा होगा, f का ये वाला कंपोनेंट है वो तो वही बरकरार रहेगा, f cos थीटा होगा। क्या आप अभी इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके ये फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके f का वैल्यू निकाल सकते हो? सॉल्व करके f का वैल्यू निकाल सकते हो इस फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करके? चलो देखो, कोशिश करो, निकालो क्या आ रहा है। चलिए मैं बना देता हूं अभी इसको। हम कहेंगे यार
बिट नंबर 2 का सॉल्यूशन ऑफ बिट नंबर 2 क्या कहेंगे, वही बात रहेगा ब्लॉक ए से, लेकिन अभी इसको पुश किया जा रहा है, ये पुश किया जा रहा है तो एफ का ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, इट इज एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एफ है और ये थीटा है, और एफ का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसका ये एम जी है, ये आर है, और ये क्योंकि फिसलने की कोशिश कर रहा है तो ये म्यू आर है। Here R is equal to F sin थीटा भी नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है, R is equal to mg plus F sin थीटा है, और सिग्मा fx is equal to 0 फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी अभी इक्विलिब्रियम की लिमिट में है, जस्ट मूव करने वाला है, तो हम लेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर का वैल्यू था म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। अब ये टर्म को इधर ले आइए, सिंप्लीफाई करिए, एफ का वैल्यू निकालिए, ये आएगा म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सर मैं वो एफ साइन थीटा की जगह में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। ओके, नाउ मैं अब ये दोनों केस को कंपेयर करो और देखो क्या देख रहे हैं, कौन सा केस में आर ज्यादा है। आर इस केस में mg माइनस एफ साइन थीटा, आर इस केस में mg प्लस एफ साइन थीटा, तो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज मोर। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज लेस, नॉर्मल रिएक्शन इज लेस, है ना। अच्छा, इस केस में दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब फोर्स इज मोर पुशिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, अच्छा ज्यादा हो गया है, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो ये हम क्या कहेंगे, लेस पुलिंग फोर्स। इस केस में क्या था, पुल कर रहे थे, लेस पुलिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसको लेके काफी बुक में लिख देते हैं कि पुशिंग इज डिफिकल्ट देन पुलिंग। यस, दे आर करेक्ट, बट देन अगर हम किसी एंगल से पुश कर रहे हैं या किसी एंगल में पुल कर रहे हैं तो पुशिंग बिकम्स डिफिकल्ट टू पुल। ठीक है, आप आपकी डाइनिंग टेबल को खींचो, आसानी से खींच लोगे, दबा के उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करो, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, बिकॉज ए पार्ट ऑफ योर पुशिंग फोर्स दिस इज इंक्रीजिंग द नॉर्मल रिएक्शन। ये नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ mg होता, ये बढ़ा देता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बट व्हाइल पुलिंग ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, a part of your pulling force is decreasing the normal reaction mg minus epsilon थीटा हो गया, इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए बुक में इसे लिखते हैं। लेकिन ये चीज तो जेई में आ चुका है, पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी। जो लोग बुक लेवल में कर रहे थे वो लोग लिख दिए पुशिंग इज डिफिकल्ट, पुलिंग इज इजी, लेकिन कंडीशन समझ में आना चाहिए, पुशिंग कब डिफिकल्ट है, when you are pushing at some angle above the horizontal or pulling at some angle above the horizontal। Suppose हम कहेंगे कोई ब्लॉक को हम अगर पुश करेंगे ऐसे,
कोई ब्लॉक को अगर हम पुश करेंगे ऐसे तो क्या फोर्स चाहिए, या फिर पुल करेंगे ऐसे तो क्या फोर्स चाहिए। दोनों ही केस में क्या फोर्स चाहिए इसको मूव करवाने के लिए। देखो तो इसको जस्ट मूव करवाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, म्यू एम जी। इसको जस्ट मूव करवाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, सेम म्यू एम जी। So when you are pushing at some angle above the horizontal, you say pushing is difficult. But when you are pulling or pushing horizontally, both are equally tough. तो क्या लिखेंगे, however, while pushing or pulling horizontally, it is equally difficult. समझ में आ गया। ध्यान रखना, इसलिए मिसकंसेप्शन में मत जाना। मिसकंसेप्शन क्या हुआ, पुशिंग इज डिफिकल्ट, पुलिंग इज इजी। नो नो नो, कैसे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली पुश या पुल कर रहे हो तो बोथ आर इक्वली टफ। ये जितना डिफिकल्ट लगेगा उतना ही डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है।